नमस्कार दोस्तों, आज हम 2019 का पेपर करेंगे। उसके इतिहास के 19 क्वेश्चन करेंगे। उसमें से पहला जो क्वेश्चन है 123 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता वृषहंता के रूप में ज्ञात है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 नंबर है वो हमारा रहेगा इंद्र, वृषहंता यानी वर्षा करने वाला देवता। उसके अलावा रुद्र जो है वो शिव जी को कहते हैं। किसको? शिव जी को रुद्र कहते हैं। उसके अलावा विष्णु जी को हम बोलते हैं पाप हरने वाला देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग युद्ध के विषय में बताता है। तो अशोक के क्या है, 14 अभिलेख मिले हैं जो अलग अलग विषयों से संबंधित हैं। वो अशोक ने क्यों लिखवाए थे? अपनी प्रजा को कुछ निर्देश देने के लिए लिखवाए थे। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो है हमारा 4 नंबर, यानी जो 13वां अभिलेख है वो अशोक का, उसमें कलिंग युद्ध से संबंधित है। अशोक के जो अभिलेख है उनको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है, अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पात्रेदी फेनतेलर ने की थी। इनकी संख्या कितनी है? 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिसेप को मिली थी। अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित विषय कौन कौन से हैं। अब इसको आप याद इस तरह से करेंगे, जैसे पहला जो शिलालेख है, मानो कोई किसी के विचार ऐसे आए कि वो एक तरह से ईश्वर से बहुत ज़्यादा आसक्ति रखने लग गया, तो सबसे पहले वो अपने आसपास जो पशु बलि होगी उसको बंद करेगा। तो यहाँ पर पहला जो शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। अब पशु बलि की निंदा की गई है, उसके अलावा वो करेगा कि अपने आसपास जो दुखी पीड़ित लोग हैं उनकी चिकित्सा की जाए। तो दूसरे अभिलेख में क्या कहा गया है कि चिकित्सा की व्यवस्था की जाए, चाहे वो कोई पशु पक्षी हो, जानवर हो या इंसान हो उनकी। तीसरा शिलालेख है, अब ये इसने व्यवस्थाएं की तो उसने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा। कुछ राज्य के जो अधिकारी हैं उनको कम से कम 5 वर्ष में एक बार अपने राज्य का दौरा करना चाहिए, और इसके अलावा कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया। किसके अंदर? तीसरे अभिलेख के अंदर। यानी केवल प्रजा के लिए ही नहीं करा उसने, वहाँ के राजकीय अधिकारियों के लिए भी करा। चौथा शिलालेख है, इसमें अब ये जो राज्य के अधिकारी जो जाते थे, पहले क्या करते थे कि शिकार करने जाते थे। भेरी गोश यानी होता है शिकार करना, शिकार करने के लिए जाते थे। अब अशोक ने कहा कि नहीं, भेरी गोश नहीं चलेगा, अब करेंगे धम्म गोश, यानी बौद्ध धर्म के जो नियम हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए हम यात्राएं करेंगे। ये कहा चौथे शिलालेख में। 5वें शिलालेख में कहा कि अब ये जो राजकीय अधिकारी जा रहे थे ये अपने काम को पूरा तरह से नहीं कर रहे थे, इसलिए उसने 5वें शिलालेख में कहा कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या है, धर्म मात्यों की ही अलग से नियुक्ति की जाए जिनका काम ही हो धर्म का प्रचार करना। इसके अलावा पब्लिक के लिए 6ठे शिलालेख में कहा कि पब्लिक को आत्मनियंत्रण की शिक्षा देने के लिए कुछ नियम लिखे गए हैं। किसमें? 6ठे शिलालेख में। इसके अलावा 7वां और 8वां शिलालेख, ये महत्वपूर्ण है 7वां 8वां, क्योंकि इसमें अशोक की तीर्थ यात्राएं, यानी उसने कहाँ कहाँ यात्राएं की थी उसका वर्णन है। यानी 7वें और 8वें शिलालेख में जो लिखा हुआ है वो ये है कि जैसे सारनाथ, गया या लुम्बिनी वगैरह की यात्रा की थी उसके बारे में। 9वां जो शिलालेख है इसने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे अशोक क्या है यात्रा पे निकला, तो उसने दीन दुखी लोग देखे जो क्या है परेशान थे, तो उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों को दान पुण्य ना कर गरीब लोगों को और जो असहाय लोगों हैं उनको एक सच्ची सेवा, उनको सच्ची भेंट प्रदान करे और शिष्टाचार से पेश आए। ऐसा नहीं कुछ चापलूसी करने वाले लोगों के साथ वो
एक तरह से है राज्य के धन का दुरुपयोग करे। 10वां शिलालेख था, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। अब उसने 10वें शिलालेख में कह दिया कि सबको, जो जितने भी राज्य के अधिकारी है वो काम करेंगे, प्रजा का हित उसमें सर्वोपरि होगा। 11वां जो शिलालेख है इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, यानी बौद्ध धर्म के नियम, जो संघ के नियम या धम्म के प्रचार के नियम हैं वो बात की है। 12वां शिलालेख, अब इसमें बौद्ध ने, अशोक ने इतना सब कुछ करने के बाद क्या कहा कि स्त्री केवल पुरुष ही धम्म का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, स्त्री महामात्य भी नियुक्त किए जाएंगे। जो 5वें शिलालेख में उसने कहा था कि कौन से, ये 5वें शिलालेख में कहता है कि धम्म महामात्यों की नियुक्ति होनी चाहिए। और उसके बाद 12वें शिलालेख में कहा गया है कि स्पेशली स्त्री महामात्यों की भी नियुक्ति की जाए। सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही, यानी सभी के विचारों को सम्मान दिया जाए, ऐसा नहीं केवल जो कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं उनके ही विचारों को सुना जाए। 13वां जो शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के हृदय परिवर्तन, यानी कलिंग युद्ध के जो मारकाट देख के अशोक ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि कभी भी मेरे वंश में अब मेरे बाद कोई भी क्या है युद्ध नहीं करेगा, और अशोक बौद्ध धर्म की तरफ रुख कर लेता है। तो कलिंग युद्ध के बारे में बात की गई है, और पड़ोसी राजाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगा, बिना युद्ध के भी अपने राज्यों से कैसे वो व्यवहार करेगा, वो उसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा जो लास्ट शिलालेख है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करते हुए ये शिलालेख लिखा। इस तरह से ये अशोक के 14 शिलालेख हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, माधवाचार्य, अद्वैतवाद, ये पहला ही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो माधवाचार्य थे वो किसके थे, द्वैतवाद के थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक थे, प्रतिपादक थे। और ये अद्वैतवाद के थे, वो थे शंकराचार्य थे, शंकराचार्य थे, अद्वैतवाद के थे। और बाकी सारे सही है, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 126 है, संत कबीरदास की वाणी पद का संग्रह कहलाता है। यानी कबीरदास ने जो अपनी वाणियाँ लिखी थी वो उसका संग्रह कहलाता है, हम सबको पता है। इसका आंसर है बीजक के नाम से उन्होंने ये पदवाणियाँ संग्रहित की थी। इसके अलावा जो साहित्य लहरी और सुरसागर है, जो है साहित्य लहरी और सुरसागर है, ये सूरदास की 2 किताबें हैं। इसके अलावा राग गोविंद, ये किसकी है, ये मीराबाई की किताबें हैं। इसके अलावा मीराबाई का 1-2 और किताबें हैं, वो है नरसिंह मायरो, और उसके अलावा गीत गोविंद पर जो टीका लिखी थी वो किसकी है, मीरा की है। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त ने किसके प्रति कन्योपायन की नीति अपनाई थी। तो ये जो कन्योपायन का मतलब होता है कि कन्याओं के विवाह, यानी अपने जो बहन या बेटियों के विवाह से संबंधित जो नीति अपनाई थी समुद्रगुप्त ने, मेनली गुप्त साम्राज्य के समय या गुप्त काल में अपनाई गई थी। विदेशी शासकों के साथ संबंध अच्छे रखने के लिए ये अपनी जो परिवार की बेटियों की शादियां विदेशी शासकों से करते थे, ताकि उनके राजनीतिक संबंध अच्छे हों। तो विदेशी शासकों के साथ कन्योपायन की नीति अपनाई थी। तो यहाँ आंसर हमारा 4 नंबर। इसके अलावा आर्टविक क्या है, आर्टविक क्या है कि जो समुद्रगुप्त या गुप्त साम्राज्य के जो सीमा पर जो भी सीमा थी, उस सीमा पर जो आदिवासी लोग रहते थे वो आदिवासी लोग आर्टविक कहलाते थे। इसके अलावा दक्षिण पथ क्या है, यानी समुद्रगुप्त या गुप्त साम्राज्य के दक्षिण के राज्य दक्षिण पथ कहलाते हैं थे।
उसके अलावा आर्यावर्त उत्तर के राज्य आर्यावर्त कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 128 है, पूर्व संचित कर्मों के विनाश की प्रक्रिया को जैन धर्म में क्या कहा जाता है। ये जैन धर्म के 4 प्रमुख एक तरह से तत्व बताए गए हैं, जैसे पहला है बंध, संवर, तीसरा निर्जरा और चौथा आश्रव। जैन धर्म के अंदर क्या है, जब किसी आत्मा के साथ कर्म के बंधन बंधे होते हैं तो वो बंध कहलाते हैं। उसके अलावा आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों के बंधन को बंध कह लेते हैं। उसके अलावा श्रवर जो होते हैं वो होते हैं उन कर्मों का आत्मा में आने के कारण को दूर करना या उन कर्मों को का रुक जाना संवर कहलाता है, यानी वो आत्मा के साथ जुड़े नहीं, कोई भी कर्म आके तो वो संवर कहलाते हैं। और निर्जरा जो है इसका यह है कि जो भी पाप अभी तक किए गए हैं उनको तप के द्वारा या पूर्व संचित कर्मों के विनाश की जो प्रक्रिया है, चाहे तप हो सकती है या पूजा पाठ हो सकती है या दान पुण्य हो सकते हैं या किसी प्रकार की तपस्या हो सकती है, तो वो क्या कहलाती है, निर्जरा कहलाती है। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर। उसके अलावा जो नेक्स्ट शब्द है आश्रव। आश्रव का अर्थ होता है कि कर्मों का आत्मा में आना आश्रव कहलाता है, यानी कर्म आत्मा में आए, आत्मा के साथ बंधे और आत्मा के साथ आने से रोकना, उनको दूर करना और उसके अलावा आ गए कर्मों को नष्ट करना, पाप कर्मों को नष्ट करना, ये क्या कहलाता है, निर्जरा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 129 है, कादरी सिलसिला किसने प्रारंभ किया था। तो ये जो है कादरी सिलसिला किया था, 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो बगदाद के थे, उन्होंने इस कादरी सिलसिले को शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो हमने पहले जो पेपर किए थे उसमें मैंने बताया था कि 2 जगह पर क्या है बंदरगाह के साक्ष्य मिले थे। वो है, एक तो था लोथल, कहाँ है, गुजरात में, और दूसरा था ये 4 नंबर सतकेगेनडोर, अभी पता नहीं, अब पाकिस्तानी वर्ड है, जो वहाँ पर ये बलूचिस्तान में, ये स्थान कहाँ है, बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है। और एक तरह से ये भी कहा जाता है कि ये जो स्थान है ये उस समय बंदरगाह के रूप में काम में लिया जाता था और ये 10 जो नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। यहाँ से समुद्री बंदरगाह के अवशेष के साथ साथ वही और मिट्टी की चूड़ियाँ, बर्तनों के अवशेष मिले हैं। और इस स्थल की खोज की थी ऑरेल स्टाइन ने इस स्थल की खोज की थी। कब की थी, 1921 में इसकी खोज की थी। इसके अलावा रंगपुर है जो कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात के, और इस रंगपुर की खोज की थी SR राव ने। यहाँ पर रंगपुर से पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं और मुख्य क्या मिला है, चावल के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा धोलावीरा भी गुजरात में है। यहाँ से मुख्य मिला है वो है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है आपको कि जो धोलावीरा है गुजरात में है। यहाँ से एकमात्र स्टेडियम जैसा ढांचे के अवशेष मिले हैं, एकमात्र नेवले की मूर्ति मिली है और एक धोलावीरा ही एक स्थान ऐसा है जहाँ 3 खंडों में बने हुए नगर के अवशेष मिले हैं। बाकी जगह तो केवल मुख्य नगर और निचला नगर ही मिला है, लेकिन इसमें एक मध्य नगर भी मिला है। यहाँ पर ये निचला लिखा हुआ है, निचला नगर। और कोटदीजी ये सिंध पाकिस्तान में है। यहाँ पूर्व हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन संबंधित दोनों ही प्रकार के अवशेष मिले हैं। यहाँ मकान
कच्ची ईंटों से बने हुए थे, लेकिन नींव में पत्थर का प्रयोग हुआ था। उसके अलावा ये इसके बारे में हमने पढ़ ही लिया है। क्वेश्चन नंबर 131 है, तौहीद क्या का अर्थ है? तौहीद का अर्थ है, ये तौहीद इस्लाम जो रिलीजन है उसमें यूज किया जाता है। ये है आस्था कि ईश्वर एक है, यानी एकेश्वरवाद में जो इस्लाम धर्म विश्वास करता है उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 है, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद थी वो किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। जो 4 नंबर हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 134 है, मनसबदारी व्यवस्था में दू अस्पा और सी अस्पा का नियम किस मुगल सम्राट द्वारा लागू किया गया था? तो ये किया गया था जहांगीर के द्वारा। इसमें व्यवस्था ये थी कि जो द अस्पा का जो मनसबदार होगा वो उसको जो पद दिया जाएगा, जैसे किसी को 5000 री का पद दिया जाता था, किसी को 4000 री का, तो वो उनकी घुड़सवारों की संख्या होती थी, इतने घुड़सवार रख सकते हैं। जैसे 4000 भी पद, तो वो 4000 घुड़सवार रखते हैं। तो इसमें ये था कि दो अस्ता में जो 4000 वाला जो मानो कोई घुड़सवार रखने वाला पद है, तो वो उसमें 4000 तो घुड़सवार और घोड़े रखेगा, लेकिन इसमें जिसको ये पद मिला हुआ था दो अस्पा, वो उससे दोगुने घोड़े यानी घोड़े 8000 रख सकता था, घोड़े 8000 रख सकता था। और सी अस्पा में जिसको ये पद मिला हुआ था, यानी किसी को 4000 का मिला हुआ था, तो वो 3 गुना ज़्यादा पद क्या घोड़े रख सकता था अपनी सेना के अंदर। जब कभी भी जब मुगल सम्राट को ज़रूरत पड़ती तब वो बुला सकता था, इसलिए रखते थे ये। क्वेश्चन नंबर 135 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका तो आंख बंद करके भी आप लगा दोगे, न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 136 है, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था जार अलेक्जेंडर जो 3rd जो थे उन्होंने दिया था। 4 नंबर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, दी इंडियन, ये वॉर लिखा हुआ है, यहाँ पे बार ही दिख रहा है, ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसके आगे ये और लिखा हुआ है 1857। और ये बुक किसकी है? ये है विनायक दामोदर सावरकर की बुक है। इनकी एक और बुक है हिंदुत्व और हिंदू कौन है के नाम से। इसके अलावा भगत सिंह ने भी 2 बुक लिखी थी। एक तो उनकी खुद की डायरी थी जो जेल में लिखी थी, जिसको जेल डायरी के नाम से जाना जाता है, जेल डायरी। इसके अलावा एक और लिखी थी इन्होंने कि मैं नास्तिक क्यों हूँ के नाम से, क्यों हूँ के नाम से लिखी थी। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 131 है, डाक व्यवस्था की नींव किस शासक ने रखी थी? तो डाक व्यवस्था की जो नींव रखी थी वो रखी थी शेरशाह सूरी ने। जो क्वेश्चन नंबर 139 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर सत्य नहीं है वो ढूंढना है। 1907 में हुई सूरत विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को कमज़ोर किया, ये सही है। गणपति व शिवाजी उत्सव आंदोलन का माध्यम बने, ये भी सही है। इसके अलावा बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत रविंद्रनाथ ने अमार सोनार बांग्ला था, ये भी सही है। सैयद हैदर रजा भारत में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे, यहाँ पर ये आंसर रहेगा। और यही इसमें क्या है, मैच नहीं करता, तो हमारा आंसर रहेगा 4 नंबर। अब जो है इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं,
2021 के बाद के जो पेपर हुए हैं उनमें डिटेल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, सीधी कार्यवाही दिवस किस दल से संबंधित है? जो ये है मुस्लिम लीग थी, उसने 16 अगस्त हो गया 16 अगस्त 1946 को ये सीधी कार्यवाही दिवस क्या है मनाया था। उसका कारण क्या था कि वो हिंदू मुस्लिमों में दंगे फैलाना चाहते थे और ये साबित करना चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम अब इस कगार के कम्युनिटी पहुंच गई है कि कभी भी ये एक साथ नहीं रह सकती। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 3 नंबर। ये था किस दल से संबंधित है? मुस्लिम लीग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 144 है, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और ये है लॉर्ड डफरिन जो थे उनके कार्यकाल में हुई थी। तो पहला ही आंसर हमारा सही रहेगा। और उस समय जो एओ ह्यूम थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी? कांग्रेस की। पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे, प्रथम अध्यक्ष थे। इसका जो पहला अधिवेशन था पूना में होने वाला था, लेकिन वहाँ हैजा फैल जाने के कारण इसका पहला अधिवेशन कहाँ होता है? बम्बई में होता है, तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर। ये थे हमारे 2019 का जो पेपर हुआ था उसके 19 क्वेश्चन। अब करेंगे हम 2019 का ही जो विशेष शिक्षा की वैकेंसी आई थी टीएसपी की, उसका भी पेपर इसी में साथ में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 132 है, 2019 की जो वैकेंसी आई थी उसके 19 क्वेश्चन भी इसी में कर लेते हैं। 132 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर भी सही नहीं है वो पूछा है। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है, सही है। 4 आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख मिला है, जाबाल उपनिषद में मिला है, ये भी सही है। ऋग्वेद काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था। यहाँ पर यही हमारा आंसर लगता है। 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 133 है, क्वेश्चन नंबर 133 है, बुद्ध की शिक्षाएं संकलित की गई थी। तो ये हमने पहले भी आ चुका है सुत्त पिटक में, जिसमें क्या है 5 निकाय है, दीर्घ निकाय, मध्यमिक निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। 134 है, निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासनकाल के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? तो यहाँ पर धौली को आंसर माना गया। वैसे ये जो धौली और तौशाली क्या है एक ही जगह के नाम थे। तो यहाँ पर क्या है कि तौशाली जो है बाद में नाम रखा गया था। और ये कहाँ की जो राजधानी थी, किसी एरिया की राजधानी, जो कलिंग वाला जो अशोक का हिस्सा था साम्राज्य का, उसकी राजधानी थी। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 135 है, उन साहित्यिक स्रोतों को चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। ये रामगुप्त कौन थे? गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त के जो पुत्र थे वो कौन थे? रामगुप्त थे। वैसे तो डायरेक्ट हम समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ते हैं, लेकिन करीब ये जो रामगुप्त थे ये इन्होंने 370 से 375 तक गुप्त साम्राज्य का जो राजा का पद संभाला था। और इनके समय में क्या है, इनकी लड़ाई शकों से होती है और ये संधि स्वरूप अपनी पत्नी को शक जो राजा थे उनको समर्पित करने की या समझौते में देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब चंद्रगुप्त को जो इनका छोटा भाई था उनको पता चलता है तो ये चंद्रगुप्त जब संधि का जो एक्सचेंज कर रहे थे ये यानी अपनी जो भी शर्तों को, उस समय चंद्रगुप्त पहुंच जाते हैं और ये
चंद्रगुप्त रामगुप्त को और उस शक राजा को, दोनों को मार देते हैं और ध्रुव देवी जो उनकी भाभी थी उनसे शादी कर लेते हैं, खुद राजा बनते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से। तो ये जो कहानी है इसका वर्णन मिलता है देवी चंद्रम में, काव्य मीमांसा और हर्षचरित्र, इन 3 में मिलता है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर जो है। उसके अलावा जो देवी चंद्रम है, जो बुक्स है, ये विशाख दत्त की बुक है। किसकी है? विशाख दत्त की बुक है। विशाख दत्त की एक और बुक कौन सी है? विशाख दत्त मुद्रा राक्षस है एक बुक। उसके अलावा काव्य मीमांसा है, जो काव्य मीमांसा है वो राजशेखर की है, राजशेखर की बुक है। हर्षचरित्र हम सभी को पता है ये बाणभट्ट की बुक है। उसके अलावा ये जो बुक दी गई है मालती माधव, ये बुक है भवभूति की। भवभूति जो राइटर थे उनकी ये बुक है, आप ये भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 136 है, सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से प्राप्त हुए हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से प्राप्त हुए हैं, हरियाणा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन कश्मीर से ये प्राप्त नहीं हुए हैं। तो 4 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। तो सैयदाना जो है सूफी मत संप्रदाय नहीं है, बाकी चिश्ती भी है, सुहारवर्दी भी है और कादिरी भी है। क्वेश्चन नंबर 138 है, अधिकारी जिसे मुगल काल में विद्वानों को गुजारा भत्ता, मदद माश प्रदान करने की जिम्मेदारी थी, वो कौन था? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा 3 नंबर, उसे सर्द कहते थे। उसके अलावा वकील जो होता था वो एक तरह से पीएम का जो काम करता था उसको वकील कहते थे। पीएम वकील मुतलक कहते थे, ये सबसे शक्तिशाली पद होता था। वजीर राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था। मीर बख्शी सेना का विभाग देखने वाला सैनिक प्रमुख होता था। क्वेश्चन नंबर 139 है, सूची 1 मुगल उद्यानों की सूची संसूचित करती है और सूची 2 शासकों को संसूचित करती है जिनके शासन में उद्यान बनवाए गए। दोनों सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, जैसे आरामबाग शैली हमने पढ़ी कि जो बाबरनामा जो लिखी गई थी उसमें इसका वर्णन किया गया है। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी और इसमें पहला बाबर से ही मिलेगा। और उसके अलावा शालीमार बाग श्रीनगर वाला जो है वो किया था जहांगीर ने बनवाया था। उसके अलावा शालीमार गार्डन जो लाहौर में है पाकिस्तान के, वो बनवाया था शाहजहां ने। पिंजौर गार्डन पंचकुला में है जो बनवाया था औरंगजेब ने। तो हमारा आंसर यहाँ पर 1 नंबर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, वीर शैव पंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बसवन्ना वीर शैव पंथ के प्रवर्तक थे। इसका एक क्वेश्चन भी आया था पिछले पेपर में कि वीर शैव पंथ की स्थापना किसने की थी? तो बसवन्ना ने की थी। यह प्रधानतः कर्नाटका में प्रभावित है। वीर शैव पंथ में भिक्षु जगम कहलाते हैं। इस परंपरा में मृतक को दफनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये सारे ही सही हैं, 4 नंबर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, भारतीय सेना में चिकने कारतूसों के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की, जो 1857 की क्रांति का हेतु बने? तो ये करी थी हेनरी हार्डिंग जो थे उन्होंने। यहाँ पर पहला ही आंसर हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 142 है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे ढूंढना है सत्य नहीं है। प्रथम अधिवेशन पूना में होना निर्धारित था, किंतु हेजा फैल जाने के कारण इसे बम्बई में स्थानांतरित किया गया। प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में हुआ, ये भी सही है। पहला भी सही था, ये भी सही है। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी सही है। प्रथम अधिवेशन में 12 प्रस्ताव पारित हुए थे, नहीं, ये ही गलत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? जब गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, तब जो मांगे शामिल थे उनमें से कौन सी इसमें नहीं है? सत्याग्रहियों की जब्त की गई संपत्ति को वापस करना, ये तो शामिल था। कांग्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाना, ये भी सही है। इसके अलावा नमक कर का उन्मूलन करना, ये भी सही है। भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता देना, ये इसमें शामिल नहीं था। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर रह जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 144 है, शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, उनकी सामरिक व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण घटक थे, ये सही है। उसके अलावा विश्वासघात से बचने के लिए प्रत्येक किले का अधिभार समान स्तर के 3 व्यक्तियों पर था। तो यहाँ पर दोनों ही कथन क्या है, सही हैं। तो हमारा आंसर रहेगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 145 है, वर्ष जिसमें इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की। तो हमें पता है कि 1776 में तो स्वतंत्रता किसने की घोषणा कर दी थी, अमेरिका ने, लेकिन ब्रिटेन ने उसको मान्यता प्रदान करी थी 1783 के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 3 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से कौन लुई 16वें के समय फ्रांस के वित्त मंत्री नहीं थे? तो यहाँ पर नाम जो दिए हुए हैं, पहला है तुर्गो, दूसरा है क्रोपोटकिन, तीसरा है कोलोन और चौथा है नेकर। तो क्रोपोटकिन जो अपने आप में ही क्या है, एक इतिहासकार, साहित्यकार, समाजवादी और दार्शनिक थे, और अराजकतावाद और साम्यवाद की वकालत करते थे। एक तरह से कार्ल मार्क्स के ये विचारों पे चलने वाले व्यक्ति थे। तो यहाँ पर अपने आप में इसको अलग दे दिया, तो हमारा आंसर यहाँ रहेगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से कौन सा लैटिन की प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें है, पहला युद्ध का अंत करना, ये था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये भी था। भूमि का किसानों को हस्तांतरण, ये भी था। जार को गलत कामों के लिए सजा देना, ये उनका थीसिस का हिस्सा नहीं था। तो 4 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को जिन्होंने यूएनओ के गठन का मार्ग प्रशस्त किया कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो मास्को सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1946 में। उसके अलावा जो तेहरान सम्मेलन हुआ था 1943 में। डम्बर्डन जो ऑक्स बोलते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ 7 अक्टूबर 1944 को। और उसके अलावा याल्टा सम्मेलन जो हुआ था 1945 को। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पहला है, ये आंसर थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है इसमें,
ये आंसर थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, शायद ये क्वेश्चन डिलीट हो गया होगा। आप इसको पढ़ लीजिए, ये जो यहाँ दिया हुआ है, और इसका आंसर खुद ही सोचिए। क्वेश्चन नंबर 149 है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया था? हमें पता है बेलग्रेड में आयोजित किया गया था।